नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग जी। नमस्कार, वीर भूमि मेवाड़ से भी नमस्कार जी। आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है आज की करंट अफेयर्स के क्लास में। बी के राजा जी, नमस्कार, वीर भूमि मेवाड़ से जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग रूही, कोमल दरिया, आप सभी का स्वागत है आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में। चलिए मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है, आप 14/2/2022 के करंट अफेयर्स के विषयों में बातचीत करने वाले हैं। आप सभी मित्र जल्दी से जुड़ जाइए फटाफट, और उसके बाद शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इन दो पंक्तियों के साथ, असफलता का सामना करिए तब तक जब तक कि असफलता खुद आपसे सामना करने के लिए असफल नहीं हो जाए। जब तक असफलता आपसे कतराने नहीं लग जाए, जब से वो अपना मुंह नहीं छिपाने लग जाए, तो भी ध्यान रखिएगा, असफलता का सामना करिए तब तक जब तक कि असफलता खुद आपसे सामना करने के लिए असफल ना हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, अपने जीवन में इस पथ पर लगातार बढ़ते रहिए। असफलता आती है तो उससे घबराकर अपना रास्ता बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वो असफलता आपसे ही छुपने लग जाएगी। तो आज सवालों पर बातचीत करते हैं मेरे मित्रों। पहला सवाल आज आपके सामने है, और जरा देखिएगा क्या है। पहले सवाल पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं आपके सामने, और ये सवाल बड़ा अच्छा है और बड़ा भी शानदार है। तो जरा देखिएगा सवाल क्या है और आपको इसका क्या जवाब देना चाहिए। सवाल यह है मित्रों कि यहां पर मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर और हेलियोस्वार मिशन का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है। उस अंतरिक्ष एजेंसी का आपको बताना है नाम क्या है। यानी दुनिया की जाने मानी अंतरिक्ष एजेंसियों के नाम मैंने आपके सामने लिखे हैं। उन अंतरिक्ष एजेंसियों में मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर और होलियोस्वार मिशन जो है, उनका संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ है, उस अंतरिक्ष एजेंसी का नाम बताना है। तो देखिए मेरे मित्रों, इसका सही जवाब जो है वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सही जवाब इसका क्या है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर और हेलियोस्वार्म मिशन का संबंध जो है वो नासा से है। नासा अंतरिक्ष एजेंसी कहां की है? अमेरिका की है। अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, ये इसके 2 सूर्य के मिशन हैं। आपको पता होगा, इनने पहले भी सोलर प्रोब मिशन नाम से एक मिशन कहां पर भेजा? सूर्य पर भेजा था। तो यहां देखना, यह मिशन जो है वो सूर्य से संबंधित है, सूर्य से संबंधित है। अब नासा ये कह रहा है कि हम सूर्य पर 2 नए हमारे मिशन भेजने वाले हैं। उन दोनों मिशनों के नाम क्या रखेंगे हम? एक का रखेंगे मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर और दूसरे का हेलियोस्वार्म मिशन नाम रखा जाएगा। ये सूर्य से संबंधित है, दोनों के दोनों मिशन। इससे पहले एक मिशन इन्होंने भेजा था जिसका नाम था प्रोब मिशन। ये प्रोब मिशन भी इन्हीं का है, जो सूर्य की सतह का अध्ययन करने के लिए अमेरिका के द्वारा भेजा गया था। आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अभी 2 नए हैं, उनके नाम भी आप लोग याद रखिएगा। मल्टी स्लिट एक्सप्लोरर नाम से है, और तीसरा आपका होगा हेलियोस्वार्म। हेलियोस्वार्म जो है वो आपका हेलियोस्वार्म, इस नाम से ये मिशन 2 जो है वो नए नासा के द्वारा कहां पर भेजे जाएंगे? सूर्य का अध्ययन करने के लिए इन मिशन को लॉन्च किया जाएगा। अभी थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद ही, आप लोग ध्यान रखिएगा मेरे मित्रों, थोड़े समय बाद इसरो अपना PSLV C52 से क्या करने वाला है आपको पता होगा। यहां पर EOS यानी अर्थ ऑब्जर्वेटरी जो 4 है उसको लॉन्च करने जा रहा है। इसकी भी जानकारी आप लोगों को होगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसरो की जो यूट्यूब चैनल या साइट्स है वहां जाकर आज इसका नजारा आप लोग देख सकते हैं। PSLV C52 EOS 4, जो कि सोमनाथन इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं, सोमनाथन इसरो के नए प्रमुख बने हैं, उनका यह पहला मिशन है। और वर्ष 2022 का यानी इसरो का भी पहला मिशन है। वर्ष 2022 का इसरो का यह क्या है? पहला मिशन है। पहला मिशन जो है वो आज क्या किया जा रहा है? लॉन्च किया जा रहा है। इसके अलावा ध्यान रखना, जाक्सा जो है वो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसके अलावा स्पेस एक्स जो है, इसके मालिक कौन है?
एलन मस्क हैं। एलन मस्क की जो कंपनी है वो है। इसके अलावा एलन मस्क के पास ध्यान रखना एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, टेस्ला है। दुनिया की जाने मानी जो है वो ऑटोमोबाइल कंपनी आप लोग इसे कह सकते हो, वो किसकी है, वो है आपकी एलन मस्क की। तो ये सब बातें आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बाकी सब बातें इसरो के संबंध में, इसरो का मुख्यालय कहाँ है, इसरो की स्थापना कब हुई थी, ये सारी बात हम लगातार करते रहते हैं, फिर भी मैं यहां पर आपके सामने लिख देता हूं। इसरो की जो स्थापना है वो 15 अगस्त के दिन की गई थी। कब? 15 अगस्त 1969। ठीक है, यहां पर इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। और ध्यान रखना इसका मुख्यालय जो है वो कहां पर है, बेंगलुरु कर्नाटक में। बेंगलुरु कहां पर है, कर्नाटक। और कर्नाटक आजकल खूब चर्चा में है। हिजाब का मुद्दा जो है वो पूरे देश में फैल चुका है और अब यह राजस्थान भी पहुंच चुका है। तो ये आप लोगों को सारी बातें जो है वो ध्यान रखनी है। परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट 2 नए सूर्य पर भेजे जाने वाले मिशंस जो हैं वो किसके नेतृत्व में भेजे जाएंगे और उनका नाम क्या है, तो मल्टीस्टेट सोलर एक्सप्लोरर और हेलियोस्वार्म नाम के मिशन जो है वो नासा कहां भेजने जा रहा है, अंतरिक्ष में भेजने जा रहा है। तो ये क्या है, 6 है, यहां थोड़ा सही कर देता हूं, ये 6 है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। और अगला सवाल आपकी परीक्षा की दृष्टि से कैसा होगा, इंपोर्टेंट होगा या नहीं, उस विषय पर आपके सामने बातचीत रखने जा रहे हैं। चलिए पढ़िए सवाल का। हाल ही में प्रधानमंत्री ने वन ओशन समिट उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित किया। यानी ओशन समिट का मतलब है महासागरीय या महाद्वीपीय जो आप लोगों का सम्मेलन है, वन ओशन समिट उसका नाम दिया गया है। इसको भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में उच्च स्तरीय स्तर को संबोधित किया। इसका आयोजन फ्रांस द्वारा संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक की सहायता से कहां पर किया गया, ये आपको बताना है। तो आप लोग ये बात जानते हैं कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। यूएनओ की स्थापना 24 तारीख को की गई थी और उसी दिन हम क्या करते हैं, 24 अक्टूबर, इसी दिन हम संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। इसके अलावा विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जो है, इसकी स्थापना भी आप सब जानते हैं। और वाशिंगटन डीसी जो है, वाशिंगटन डीसी जो है, उस वाशिंगटन डीसी में इसका क्या है, मुख्यालय है। तो यहां पर ये सारी बातें आप लोग और देखिए। इसके बाद मैंने लिखा है वन ओशन समिट। क्या लिखा है, वन ओशन समिट। इस समिट का आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो इस समिट का किन 3 जो है इन पार्टियों के सहयोग से किया गया था। फ्रांस ने इसका आयोजन किया, फिर इसमें यूएनओ शामिल हो गया, फिर इसमें विश्व बैंक की भूमिका रही। यानी इन तीनों संस्थाओं या एक देश और 2 संस्थाओं ने मिलकर इसका क्या किया, आयोजन किया। लेकिन इस समिट का आयोजन कहां पर किया गया, आपका सवाल तो यह है, जिसको प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। तो इसका आयोजन ब्रेस्ट फ्रांस में किया गया था मेरे मित्रों। कहां पर, कहां हुआ इसका आयोजन, तो ब्रेस्ट जो जगह है वो कहां की है, फ्रांस की है। ये फ्रांस जो है वो ध्यान रखना, फ्रांस जो है वो यूएनओ में किस प्रकार का सदस्य है, जो सुरक्षा परिषद है, यूएनओ की क्या है, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य है। सुरक्षा परिषद जो है, उस सुरक्षा परिषद का फ्रांस जो है वो स्थायी सदस्य है, चीन भी स्थायी सदस्य है, अमेरिका भी स्थायी सदस्य है, लेकिन भारत इसका स्थायी सदस्य नहीं है। भारत लगातार प्रयास कर रहा है। इसके बाद यहां पर लिखा है मैंने वाशिंगटन डीसी अमेरिका, लंदन इंग्लैंड, नई दिल्ली भारत, ये सब सही नहीं है। इसका सही जवाब सिर्फ क्या है, ब्रेस्ट जो है वो फ्रांस है। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है। और पेरिस में आपको ध्यान होगा, पेरिस, ठीक है, ये क्या है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है। और यहीं पर जलवायु, पेरिस जलवायु समझौता हुआ था 2015, ध्यान रखना, पेरिस जलवायु समझौता, पेरिस जलवायु समझौता है जो क्या है 2015 की डेट, इसके संदर्भ में ध्यान रखना 2015 में। बाद में जब अमेरिका में सरकार आई तो उस समय उस सरकार ने, इससे पहले वाली जो सरकार थी डोनाल्ड ट्रंप वाली सरकार, उसने ये कहा था कि हम इस जलवायु समझौते को मानने वाले नहीं है, यानी हम इस जलवायु समझौते में शामिल नहीं होंगे। लेकिन भारत जो है इसने पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं और इसकी दिशा में लगातार भारत सरकार प्रयास भी कर रही है कि इसमें जो भी बातें देशों के मध्य में हुई है उन सब बातों को हम क्या कर पाए मेरे मित्रों,
कि उन पर कंट्रोल कर पाए, इसीलिए उसमें कार्बन उत्सर्जन हो, चाहे जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए मुद्दों में कार्बन उत्सर्जन मुख्य मुद्दा है जिस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, ब्रेस्ट फ्रांस जो है, यहां पर वन ओशन समिट का आयोजन हुआ, उसमें भारत के प्रधानमंत्री ने इस समिट को क्या किया, संबोधित किया। और किस किस के सहयोग से इसका आयोजन हुआ, फ्रांस सरकार ने, यूएनओ और विश्व बैंक की सहायता से इसका आयोजन किया। अगला सवाल जरा देखिए क्या है, भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा सिक्के और करेंसी नोट का निर्माण करने का कार्य किया जाता है। इस संस्था का कौन सा स्थापना वर्ष अभी मनाया गया है, आपको यह बताना है। 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, कौन सा मनाया गया। इस अवसर पर इन्होंने जो है वो एक नए प्रकार का सिक्का जो है वो भी क्या किया था, जारी किया था। तो भारत सरकार और आपके जो आरबीआई है वो दो प्रकार के काम करते हैं, आपको पता होगा। आरबीआई जो है वो नोट जो हमारे होते हैं, नोट जो होते हैं उनको क्या करता है, जारी करने का काम करता है। लेकिन सिक्के जो है वो सरकार द्वारा अपने टकसालों में तैयार करवाए जाते हैं। सरकार क्या करती है, टकसाल में इन सिक्कों का क्या करती है, निर्माण करवाती है। आरबीआई इन सिक्कों को सरकार से क्या करता है, खरीदता है। तो इसके 70वें स्थापना दिवस पर इन्होंने देश का पहला रंगीन सिक्का लॉन्च किया, ये ध्यान रखना। पहली बात तो कौन सा स्थापना वर्ष मनाया गया, 70वां स्थापना वर्ष। और इस अवसर पर यानी पहला देश का रंगीन सिक्का जारी किया गया, पहला रंगीन सिक्का क्या किया गया, इस अवसर पर जारी किया गया। वैसे सिक्के कौन जारी करता है, तो सिक्के जो है वो सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं, आरबीआई सिक्के जारी नहीं करता है। आरबीआई क्या करता है, सरकार से सिक्के खरीदता है, ये आप ध्यान रखना है। क्या है, सिक्के जारी करने का काम किसका है, सरकार का है, और आरबीआई सरकार से खरीदता है। लेकिन नोट जो होते हैं, इन नोटों को जारी करने का काम कौन करता है, नोट आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। और आरबीआई जो है वो जारी करता है किसको, नोटों को। लेकिन सिक्कों को कौन जारी करता है, सिक्कों को जारी करने का काम किसका है, सरकार का है। ये बात ध्यान रखिएगा मेरे मित्रों। अगर आरबीआई को सिक्कों की जरूरत है, जरूरत नहीं है, फिर भी मार्केट में सिक्के कौन उपलब्ध करवाता है, मार्केट में सरकार नहीं कराती है, मार्केट में आरबीआई कराती है। यानी सरकार से खरीदती है और फिर मार्केट में इनको उतारती है, ऐसा आप ध्यान रखिएगा मेरे मित्रों। तो चलिए, अब नोट आरबीआई और सिक्के सरकार हो गया। 70वां स्थापना वर्ष किसका, भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा निर्माण निगम लिमिटेड है, जिसके द्वारा ये सारा काम किया जाता है। सिक्के और करेंसी नोट जो है वो क्या किया जाता है, उनका निर्माण किया जाता है। दो शब्द मैंने यहां लिखे हैं, एक शब्द होता है मुद्रा, ध्यान रखिएगा मेरे मित्रों, एक होता है मुद्रा और एक आपका होता है करेंसी। क्या होता है, करेंसी। तो मेरे हिसाब से 90% लोगों को यह लगेगा कि मुद्रा और करेंसी एक ही चीज है, लेकिन ध्यान रखिएगा मेरे मित्रों, मुद्रा अलग चीज है और करेंसी अलग चीज है। लेकिन बेसिक अंतर दोनों का जो है, ये वाला मुद्रा शब्द व्यापक अर्थ में लिया जाता है। किस में लिया जाता है, ये व्यापक अर्थ में लिया जाता है, लेकिन इस करेंसी का मतलब व्यापक अर्थ में नहीं लिया जाता है। देखिए, करेंसी जो है इसमें आप लोग जो सिक्के हैं, इन सिक्कों को शामिल करते हैं, लेकिन मुद्रा जो है इसमें सभी प्रकार की जो है असेट्स जो होते हैं उनको शामिल किया जाता है। चाहे इसमें आपका बैंक बैलेंस में, जैसे आपकी ट्रेजरी है, ट्रेजरी के बिल जो हैं जिनको आप लोग तत्काल क्या कर सकते हो, पैसे में कन्वर्ट करा सकते हो, इस प्रकार की सारी चीजें मुद्रा में शामिल है, लेकिन करेंसी में ये सारी चीजें शामिल नहीं होती है। तो इस संस्था का कौन सा स्थापना वर्ष अभी मनाया गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा निर्माण निगम लिमिटेड जो है ये सिक्के और करेंसी नोट का निर्माण करती है, और इसका अभी हाल ही में 70वां स्थापना दिवस क्या किया गया है, मनाया गया है। तो मेरे हिसाब से आप ये सारी बातें जानते हैं, और आरबीआई के बारे में मैंने पहले से ही आप लोगों को क्या कर रखा है, बता रखा है सारी चीजें, ठीक है। शक्तिकांत दास, आरबीआई सिक्के। और आरबीआई जो है विभिन्न प्रकार की महंगाई को कंट्रोल करने का काम, महंगाई और किसका, मंदी जो है, महंगाई और मंदी, इन दोनों पर सबसे ज्यादा ध्यान रखती है। तो महंगाई पर कंट्रोल कौन करने का काम करती है, महंगाई पर कंट्रोल करने का काम किसका है, आरबीआई का, ये भी ध्यान रखना। और महंगाई क्या है और मंदी क्या है, तो ये दोनों बातें मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं कि भैया एक होता है मांग, एक क्या होता है, मांग होता है, और एक शब्द होता है आपूर्ति। मांग और आपूर्ति जो है इसका संतुलन नहीं रहता है, मांग और आपूर्ति जो है इसका संतुलन नहीं होता है, तो दो स्थितियां पैदा होती है, जिसमें एक को हम महंगाई कहते हैं, एक को मंदी कहते हैं। एक में ये ग्रेटर होगी मांग, और एक में मांग क्या होगी, कम होगी, यानी आपूर्ति ज्यादा होगी। तो देखिए,
मांग ज्यादा होगी, कब ज्यादा होगी? मांग ज्यादा होगी तो चीजें महंगी होगी, चीजें क्या होगी? महंगी होगी। इसका मतलब जब मांग ज्यादा होगी तो इस समय क्या आएगी? महंगाई आएगी, महंगाई इस समय आएगी। और जब मंदी होगी तो मांग क्या होगी भैया? कम होगी। मांग कम होगी तो आपकी क्या आएगी? मंदी आएगी। इस बात को आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। दोनों बातें आप परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल आपका क्या है, जरा देखिएगा। प्रसिद्ध उद्योगपति राहुल बजाज का निधन हो गया है। इनके संदर्भ में आपको सत्य कथन बताना है। राजस्थान से राहुल बजाज साहब का संबंध रहा है, आप लोग ये बात जानते होंगे, ठीक है। और अब आपके सामने इनके संदर्भ में जो चीजें लिखी है वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। क्या क्या सही है इसमें और क्या सही नहीं है, तो चलिए बातचीत करते हैं इस विषय के ऊपर कि भैया कौन कौन सी बातें आप लोग इसमें से जानते हैं और कौन कौन सी नहीं जानते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, सीकर जिला जो है, इस सीकर जिले का एक गांव है जिसका नाम है काशी का बास। उस काशी के बास में आपने जमनालाल बजाज का नाम सुना होगा। जमनालाल बजाज जो थे, उनमें जमनालाल बजाज को गांधी का 5वां पुत्र कहा जाता था। और राहुल जो है उसमें जमनालाल बजाज के 5 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र जो है वो थे। लेकिन इनके जो दादाजी थे उनको क्या कर लिया था कि भाई यहां की मधुर जो जगह है इनके अलावा गोद ले लिया गया था। सेठ बजराज ने गोद लिया था जमनालाल बजाज को वर्धा में। कहां पर? वर्धा में बजराज को गोद लिया गया था। इसी वजह से ये कहां चले गए थे? बाद में पुणे चले गए थे। लेकिन काशी का जो बास है सीकर का, कौन सा? काशी का बास सीकर। काशी का बास, काशी का बास कहां पर स्थित है? ये काशी का बास, ये काशी का बास है सीकर जिले का। तो राजस्थान से भी संबंधित है। काशी का बास कहां पर है? सीकर जिले में स्थित है। और जमनालाल बजाज जो है, जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज जिसे गांधी का 5वां पुत्र कहा जाता है, यह ध्यान रखना। इनके 5 पुत्र थे। क्या थे? 5 पुत्र नहीं, पुत्र है। इन 5 पुत्रों में सबसे बड़े जो थे, सबसे बड़े जो थे उनका नाम क्या था? राहुल बजाज था। सबसे बड़े जो थे उनका नाम क्या था? राहुल बजाज। बजाज स्कूटर आपने सुना ना, वो प्रसिद्ध उद्योगपति जिन्होंने बजाज संस्था की स्थापना की और इस प्रकार का स्कूटर देश के सामने रखा था। तो ये बजाज मोटर्स के संस्थापक थे, ये सही बात है। 2001 में पद्म भूषण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया, ये भी बात सही है। 2006 से 2010 तक ये राज्यसभा के सदस्य रहे, ये भी बात सही है। 2 बार भारतीय उद्योग परिसंघ जो है, ठीक है, भारतीय उद्योग परिसंघ है, इसके अध्यक्ष भी चुने गए। इन्हें फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित भी किया जा चुका है। सभी सत्य हैं। तो ये सभी कथन सत्य हैं। इसके अलावा ध्यान रखना, सीकर जिले के काशी के बास जो है यहां के रहने वाले थे, लेकिन बाद में क्या कर लिया था? जमनालाल बजाज को कहां पर? आप लोगों को अभी मैंने बताया कि बजराज जो है, सेठ जो है, इन्होंने क्या कर लिया था? गोद ले लिया था। इन्होंने क्या कर लिया? इनको गोद ले लिया था। इस वजह से ये कहां पर चले गए? महाराष्ट्र चले गए और वहीं इन्होंने अपना इस प्रकार का सारा जो काम है वो वहीं से शुरू कर दिया था। तो बहुत अच्छा सवाल है। आगामी परीक्षाओं के लिए जो चर्चित व्यक्ति होते हैं उन चर्चित व्यक्तियों की दृष्टि से आपसे इस प्रकार का सवाल पूछा जा सकता है। काशी के बाद से निकले थे इनके दादाजी जिनका नाम था जमनालाल बजाज, और वर्धा के सेठ जो थे बजराज। वर्धा, ठीक है, महाराष्ट्र में है। कहां पर है? वर्धा महाराष्ट्र में। वर्धा महाराष्ट्र, वर्धा महाराष्ट्र जो है, यहां पर एक सेठ था जिसका नाम था बजराज। ये बजराज नाम के सेठ ने, बजराज सेठ जो है, इन्होंने क्या कर लिया था? इनके दादाजी को गोद लिया। इसी वजह से बाद में ये कहां रहे? वर्धा में रहे। लेकिन मूल स्थान इनका कहां से संबंधित है? काशी का बास, सीकर से इनका संबंध है। ये खुद कभी सीकर आते तो ये कहते थे कि मेरा एक गांव जो है वो वर्धा महाराष्ट्र में और मेरा दूसरा गांव जो है वो काशी का बास है, मेरे 2 गांव हैं। इस प्रकार को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए जरा इसकी बात करते हैं अगले सवाल पर। तो बजाज मोटर्स के संस्थापक जो है ये रहे हैं, इनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। अगला सवाल है, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने शिक्षा से संबंधित प्रशासन में नवाचार और अच्छी पहल के लिए 5वां राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना व प्रशासन संस्थान द्वारा इस राष्ट्रीय पुरस्कार योजना की शुरुआत
कब की गई थी, आपको यह बताना है। तो देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो हैं, राज्य मंत्री हैं श्री सुभाष सरकार ने शिक्षा से संबंधित जो प्रशासन में नवाचार और अच्छी पहल के लिए 5वां राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है। 5वां राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया, यानी शिक्षा संस्थानों के क्षेत्र में अच्छे काम करने वाले लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया जाता है, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार योजना की शुरुआत, राष्ट्रीय पुरस्कार योजना की शुरुआत जो है वो कब की गई थी, आपको यह बताना है। 10 में, 12 में, 14 में, 16 में, कब की गई, यह जरा सवाल है आपका। बजाज कंपनी की स्थापना, चलिए यहां पर आपके सामने जो जवाब सवाल है इसका सही जवाब है 2014। 2014 में राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार योजना की क्या की गई, शुरुआत की गई। अभी हाल ही में सुभाष सरकार जो है, इन सुभाष सरकार के द्वारा जो है वो इस पुरस्कार को दिया गया। और यह कौन सा पुरस्कार है, 5वां राष्ट्रीय पुरस्कार है। जो पुरस्कार शुरू कब किया गया था, 2014 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, ये आपको ध्यान रख लेना है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो मैंने अच्छे शब्दों में लिख रखा है, शिक्षा से संबंधित जो भी नवाचार है, शिक्षा से संबंधित जो नवाचार किए जा रहे हैं। और आजकल तो शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों में क्रांति आ गई है, ये मानकर चलिएगा आप लोग। नवाचार में क्या आ गई है, क्रांति आ गई है। जब से कोविड-19 आया, कोविड-19 के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी क्षेत्र में इस प्रकार के क्रांतिकारी परिवर्तन हुए तो वो शिक्षा का क्षेत्र ही है। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, आपको यह बताना है। सरोजिनी नायडू का नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, उनकी याद में यह दिवस क्या किया जाता है, मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू की याद में यह दिवस प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, मनाया जाता है। तो सरोजिनी नायडू अगर आपको याद है, ध्यान में है, तो आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ जाओगे कि भाई यहां पर हम लोग इस बात को जानते हैं। ठीक है, चलिए बताइए जरा इसका सही जवाब अब क्या होगा, कौन सी सही बात आप रख पा रहे हैं इस सवाल के जवाब में। महिला दिवस सही जवाब आपका आ गया, कोई सी कोई डी जवाब दे रहा है, लेकिन इसका सही जवाब जो है वो 13 फरवरी है। यानी कल के दिन क्या किया गया था, यह दिवस मनाया गया था। कल के दिन की बात अगर करें तो 13 तारीख थी, 13 फरवरी, और आज क्या है, 14 फरवरी का दिन है। तो 13 फरवरी के दिन यह दिवस क्या किया जाता है, मनाया जाता है। 13 फरवरी इसकी एकदम सही डेट जो है वो आपके सामने है। तो चलिए जरा अब बात करते हैं अगले सवाल पर। 13 फरवरी का दिन ध्यान रखना, 13 फरवरी को किसकी याद में, सरोजिनी नायडू जो है इनकी याद में यह दिवस प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, मनाया जाता है। तो इनका जन्म जो है सरोजिनी नायडू का 13 फरवरी को 1879 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इसीलिए इनकी याद में यह प्रतिवर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस क्या किया जाता है, मनाया जाता है। इसकी 135वीं जयंती जब थी ना, 135वीं जयंती, उस 135वीं जयंती के अवसर पर इनके इस जयंती को मनाने का फैसला किया गया था। सरोजिनी नायडू की 135वीं जयंती पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का क्या किया गया था, फैसला लिया गया था। 135वीं जयंती पर यह फैसला लिया गया था। कब थी 135वीं जयंती, तो ध्यान रखना यह थी 2014 के अंदर। 2014 से हम यह दिवस जो है वो प्रतिवर्ष क्या कर रहे हैं, मना रहे हैं। 2014 से राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का क्या किया गया था, फैसला लिया गया था। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। वह देश की प्रथम महिला राज्यपाल थी, क्या थी, देश की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। देश की प्रथम महिला राज्यपाल का नाम अगर पूछा जाए आपसे तो वो कौन थी, सरोजिनी नायडू थी, जो देश की प्रथम महिला राज्यपाल होने का गौरव उनको क्या था, प्राप्त था। 1925 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया था। ठीक है, 1925 में राष्ट्रीय महिला
जो 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसकी क्या बनी, कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। कांग्रेस की अध्यक्ष भी सरोजिनी नायडू को क्या किया गया था, बनाया गया था। तो ये सरोजिनी नायडू के बारे में 2-3 बातें जो मैंने आपको बताई है, ये है, आप लोग थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। और जब भारत छोड़ो आंदोलन चला था 1942 में, उस समय भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था और लगभग 21 माह के आसपास ये जेल में रही थी। तो यहां लिख देता हूं 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका, और लगभग 21 माह जो है, 21 माह का क्या हुआ था, इन्हें जेल जाना पड़ा था। 21 माह तक जेल में इन्हें गुजारने पड़े थे। तो चलिए अब अगले सवाल पर हम लोग बातचीत करते हैं। 12 वर्ष की छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी और भारत की कोकिला इन्हें कहा जाता है। भारत कोकिला के नाम से इन्हें क्या किया जाता है, जाना जाता है। द बर्ड ऑफ टाइम जैसी पत्रिका में द इंडियन व्यूअर्स, गोल्डन थ्रेड्स इत्यादि कविताएं इनकी क्या है, शामिल हैं। तो भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, तो सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। भारत कोकिला, भारत कोकिला, कोकिला ये किसको कहते हैं, सरोजिनी नायडू को कहते हैं। सरोजिनी नायडू को ही कहा जाता है, नायडू। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। 13 फरवरी का दिन जरूर ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने जो है वो है, HIV वायरस की खोज करने वाले वायरोलॉजिस्ट जिनका निधन हो गया है वो कौन थे, जरा बताइएगा। HIV है ये, HIV वायरस जो है, इस HIV वायरस के बारे में आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि HIV वायरस की खोज करने वाले वायरोलॉजिस्ट जिनका निधन हो गया वो कौन थे। लुक मोंटेग्नियर, लुई पास्चर, रॉबर्ट गेलो, एडवर्ड जेनर। तो आप लोग बहुत अच्छे से 2 व्यक्तियों का नाम तो जानते हैं, एक लुई पास्चर का और एक एडवर्ड जेनर का। ये दोनों व्यक्ति इनमें से नहीं है, लेकिन इसका सही जवाब क्या है, लुकमोटेग्नियर जो है, लुकमोटेग्नियर जो है, इन्हें सबसे पहले HIV वायरस जो है, क्या है, HIV वायरस। इस HIV, ठीक है, HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के बारे में आपने सुना होगा। ये वायरस जो है, ये एड्स का क्या है, वायरस है, AIDS, एड्स रोग फैलाने वाले वायरस का नाम क्या है, HIV वायरस है। इस वायरस की खोज करने वाले एक वायरोलॉजिस्ट थे जिसका नाम था लुकमोटेग्नियर, जिनका हाल ही में क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। और वायरस जैसी बीमारी जैसे कोविड-19 है, ये भी एक वायरस जनित रोग है। क्या है, कोविड-19 जो है वो भी एक क्या है, वायरस जनित रोग है। ये ध्यान रखिएगा मेरे मित्रों। प्लस इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो वायरस से होने वाले रोगों की श्रेणी में क्या किया जाता है, उनको शामिल किया जाता है। वायरस जनित रोग जो हैं, जिसमें आप लोगों ने बहुत सारे रोग ऐसे पढ़े होंगे, जिसमें चिकनगुनिया आता है। क्या आता है, चिकनगुनिया, छोटी माता बड़ी माता, चिकनगुनिया है, ठीक है। मम्स है, मिजल्स है, मम्स, और क्या है, मिजल्स है, मिजल्स, मम्स, मिजल्स, छोटी माता बड़ी माता, छोटी माता बड़ी माता, ठीक है, बड़ी माता। इस प्रकार के बहुत सारे रोग इसमें क्या किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। तो यहां पर लिखा है लुकमो मोंटेग्नियर जो है, लुकमोमेंटोगियर, ये सारे के सारे जो हैं किससे संबंधित हैं, इन्होंने HIV वायरस की खोज की, जो सबसे खतरनाक रोग आज तक माना जाता है, जिसका कोई भी इलाज नहीं है, वो रोग है आपका HIV वायरस। उस HIV वायरस की खोज करने वाले लुकमोटेग्नियर जो है, इनका हाल ही में क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा मेरे मित्रों, इनका जरूर ध्यान रखो। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल आपका क्या है, जरा देखो। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, जिसका इस वर्ष का विषय क्या रखा गया है, ये जरा बताइए। ठीक है, चलिए यहां पर आपके सामने रखा है, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का इसका विषय क्या है, यानी इस वर्ष का क्या विषय रखा गया है, विश्व रेडियो दिवस का इस वर्ष का विषय क्या रखा गया है। रेडियो और साहस, रेडियो और विश्वास, रेडियो और संस्कृति, रेडियो और दर्शन। तो 13 फरवरी को क्या किया जाता है, 13
फरवरी, 13 फरवरी को कौन सा दिवस आता है? तो आप लोग तुरंत बता दोगे, विश्व रेडियो दिवस आता है। विश्व रेडियो दिवस, रेडियो दिवस क्या किया जाता है? मनाया जाता है। और इस वर्ष जो इसका विषय है वो रेडियो और क्या है? विश्वास है। रेडियो और विश्वास है। रेडियो और क्या है? विश्वास। ये इसका क्या रखा गया है? विषय रखा गया है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है और इसका इस वर्ष का विषय यानी वर्ष 2022 का विषय, वर्ष 2022 जो है, इस 2022 का विषय जो है वो आपके सामने मैंने रख दिया। ये इसका विषय रहेगा, रेडियो और विश्वास। तो चलिए जरा अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आया है, वो जरा देखिए क्या है। 15 से 18 फरवरी तक चलने वाले सिंगापुर एयर शो 2022 में भारतीय सेना का 44 सदस्यीय दल भाग लेगा तथा इसमें वायुसेना का कौन सा विमान भाग लेने वाला है या पहुंच चुका है? तो उसका नाम आपको बताना है। बताइए जरा। 15 से 18 फरवरी 2022 तक चलने वाले सिंगापुर एयर शो 2022 में भारतीय वायुसेना के 44 सदस्यीय दल कहां पहुंच चुका है? सिंगापुर पहुंच चुका है भैया। तो आपको बताना है वायुसेना में इसमें से कौन सा विमान है जो भाग लेने वाला है? LCA तेजस, राफेल, मिराज और F-16। देखिए F-16 विमान तो जो है वो किसको दे रखा है? ये तो F-16 की और मिराज की पिछले समय खूब चर्चा हुई थी और वो दिन भी आपको याद होगा जिस दिन की वजह से हमने इसको इस्तेमाल किया, वो दिन 14 फरवरी का ही है मेरे मित्रों। उसी वजह से हमें हमारा मिराज जो है उसको F-16 के खिलाफ धारने के लिए क्या करना पड़ा? आसमान में उड़ाना पड़ा। तो वो आज की डेट क्यों चर्चित है आपको ये भी पता होगा। राफेल हमने कहां से खरीदा था? फ्रांस से खरीदा था, ये ध्यान रखना। लेकिन अभी जो है वो सिंगापुर में होने वाले एयर शो, कहां पर? सिंगापुर में होने वाले, सिंगापुर में होने वाले एयर शो, सिंगापुर में होने वाले क्या है? एयर शो 2022। एयर शो 2022 में हमारा कौन सा विमान भाग ले रहा है? तो ध्यान रखना LCA तेजस जो हमारा विमान है वो तेजस विमान इसमें भाग लेने जा रहा है। LCA तेजस विमान जो है वो इस पूरी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रहा है, जिसका आपको ध्यान रखना है। आयोजन कब से कब होगा? इस सिंगापुर में एयर शो का आयोजन 15 से लेकर के 15 से 18 फरवरी तक इसका आयोजन होने जा रहा है। भारतीय दल जो है, भारतीय दल में कितने सदस्य शामिल है? भारतीय दल में 44 सदस्य जो है वो शामिल है। और कौन सा विमान इसका नेतृत्व करेगा? तो LAC तेजस जो विमान हमारा है वो लड़ाकू विमान इसका नेतृत्व करने वाला है। तो चलिए अब अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है आपके सामने। यहां पर 10वां सवाल है, भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य 12वें फ्रेमवर्क डायलॉग का आयोजन कहां किया गया है? आपको यह बताना है। बताइए, भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य 12वें फ्रेमवर्क डायलॉग का आयोजन कहां किया गया? नई दिल्ली में, सिडनी में, मेलबर्न में और हैदराबाद में कहां पर आयोजन इसका किया गया? 12वें फ्रेमवर्क डायलॉग का आयोजन जो है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों के मध्य हुआ। किस किस के मध्य? भारत और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री जो है, विदेश मंत्री उनके मध्य में हुआ। और भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने इसमें भाग लिया। S जयशंकर ने इस डायलॉग में भाग लिया। इस डायलॉग का आयोजन कहां पर किया गया? तो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया जो है, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया यहां पर किया गया। तो देखिए मेरे मित्रों, एक संगठन है जिसका नाम है क्वाड। इस क्वाड में कौन कौन से देश शामिल है? तो USA है, इसके अंदर भारत है, इसके अंदर जापान है और इसके अंदर क्या है? आपका ऑस्ट्रेलिया है। ये 4 देशों का एक संगठन है जिसका नाम क्वाड्रिलेटरल है। इसका पूरा नाम क्या है? क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज। ऑस्ट्रेलिया, ये 4 इसमें शामिल हैं। इसकी जो बैठक है, इस क्वाड की जो बैठक है, इस बैठक का आयोजन ही कहां किया गया? अभी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में किया गया। मेलबर्न कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया, ऑस्ट्रेलिया में। और इसी बैठक के दौरान ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों के मध्य, भारत और किसके? ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों के मध्य क्या हुई थी? यहां पर एक बैठक हुई जिसका नाम दिया गया 12वें फ्रेम डायलॉग। इस डायलॉग का आयोजन कहां हुआ? मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में किया गया। और हमारे S जयशंकर साहब जो हैं वो अभी एक देश है जिसका नाम है फिलीपींस। क्या है?
फिलीपींस देश है, उस फिलीपींस देश के दौरे पर क्या गए हैं, दौरे पर गए हैं। फिलीपींस देश के दौरे पर हमारे कौन गए हैं साहब, एस जयशंकर साहब दौरे पर गए हैं, फिलीपींस के दौरे पर। तो दोबारा बोल रहा हूं सारी बातें, क्वाड में 4 देश है, यूएसए, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इनकी जो बैठक है वो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की गई। उसी बैठक के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों के मध्य यहां पर मेलबर्न में क्या किया गया, इस 12वें फ्रेमवर्क डायलॉग का आयोजन किया गया। तो इस जगह को जरूर ध्यान रखना आप लोग, सिडनी है, आपका मेलबर्न है, ये सारे देश जो है, ये सारी जगह जो है वो कहां से संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। तो चलिए, हैदराबाद अभी हाल ही में जो यूनिटी ऑफ स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बना उसकी वजह से क्या आया, चर्चा में आया ही है। तो चलिए अगले सवाल पर हम लोग पूरी बातचीत करने वाले हैं। यहां पर राजस्थान का पहला सवाल आ चुका है और इसके बारे में ऑप्शन नहीं लिखा, कितनी बड़ी गलती की है। देखो बहुत सारे ऑप्शन देने चाहिए थे। तो भरतपुर के संस्थापक और अजय महायोद्धा जाटों के अफलातून के नाम से प्रसिद्ध जो महायोद्धा हैं, जिनकी 13 फरवरी को जिनकी जयंती मनाई गई, उनका नाम आपको बताना है। तो ये सब लोग जानते हैं, हमें तो सिर्फ किताबों से प्यार है सर, और कोई ज्यादा मायने नहीं रखता, ना फर्क पड़ता, कोई बात नहीं, वेरी गुड भाई। चलिए, भरतपुर के संस्थापक और अजय महायोद्धा, जिसे जाटों का क्या कहा जाता है, अफलातून कहा जाता है। आप लोगों को पानीपत तृतीय याद होगा, पानीपत का युद्ध। इस पानीपत के युद्ध में आपको पता होगा अब्दाली जो है, इस अब्दाली ने आक्रमण जब किया था, ठीक है, तो मराठा जो थे, उन मराठाओं के मध्य और अब्दाली के मध्य, मराठा वर्सेस अब्दाली जो है, इनके मध्य, ये अब्दाली के मध्य पानीपत थर्ड बैटल है, पानीपत का तृतीय युद्ध है, ये ध्यान रखना है। इस समय अब्दाली ने जब आक्रमण किया तो मराठा सहायता लेने के किसके पास आए थे, महाराजा सूरजमल के पास आए थे। लेकिन उनका व्यवहार ठीक नहीं होने की वजह से महाराजा सूरजमल ने उनकी सहायता नहीं की थी। सहायता करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन मराठों को यह कहा, भाई आप अपने युद्ध लड़ने आए हो या सिर सपाटा करने आए हो मेरे मित्रों। तो ये कहा था उन्होंने कि भैया अपनी जो बेगमें हैं, अपनी जो रानियां हैं, उन रानियों को यहां पर भरतपुर में आपको जगह उपलब्ध करवा दी जाएगी, यहां छोड़ दीजिएगा। युद्ध में अगर इनको साथ ले जाएंगे तो बहुत बड़ी विपदा का हमें सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मराठाओं ने महाराजा सूरजमल की बात को स्वीकार नहीं किया, और जब बात स्वीकार नहीं की तो आपको पता ही है फिर हुआ क्या। महाराजा सूरजमल ने पूरी सहायता देने का आश्वासन किया था, लेकिन उसके बावजूद जब उन्होंने इस प्रकार का व्यवहार किया तो 1761 के इस पानीपत के युद्ध से, 1761 के इस पानीपत के युद्ध में जो महाराजा सूरजमल है वो ज्यादा सहायता किनकी नहीं कर पाए, मराठाओं की नहीं कर पाए, और मराठा जो है वो अब्दाली के सामने ये युद्ध हार गए थे बाद में। तो यहां पर ध्यान रखना है कि जाटों के अफलातून के नाम से प्रसिद्ध और भरतपुर के संस्थापक जो है उनका नाम क्या है, महाराजा सूरजमल उनका नाम है। महाराजा सूरजमल की जयंती कल क्या की गई थी, मनाई गई थी। कब, 13 फरवरी के दिन, 13 फरवरी जो है, इस 13 फरवरी को महाराजा सूरजमल की क्या मनाई गई थी, जयंती मनाई गई थी। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है। जैसलमेर में पर्यटन विभाग राजस्थान द्वारा मरु महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है। मरु महोत्सव का आरंभ हो चुका है मेरे मित्रों, और जैसलमेर में पर्यटन विभाग द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। देखिए पहली बात तो है जैसलमेर में इसका आयोजन हो रहा है, यानी परमाणु नगरी भी इसे कह सकते हैं। इसका आयोजन कौन कर रहा है, परमाणु पर्यटन विभाग राजस्थान द्वारा किया जाता है। कौन सा महोत्सव है, तो मरु महोत्सव है, यानी इसको परमाणु नगरी भी अपन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, परमाणु नगरी। इस परमाणु नगरी में इस प्रकार का क्या किया जाता है, आयोजन किया जा रहा है। इसे स्वर्ण नगरी के नाम से भी लोग जानते हैं, स्वर्ण नगरी भी कहते हैं कुछ लोग इसे, ठीक है। और पर्यटन विभाग द्वारा आयोजन किया जा रहा है, कौन सा महोत्सव है, मरु महोत्सव है। इसके अलावा जल्द ही यहां पर बीएसएफ द्वारा बीटिंग द रिट्रीट का भी क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। शक्ति प्रोजेक्ट के नाम से जो है वो इस प्रकार का शक्ति प्रदर्शन प्रोजेक्ट जो है उसकी मंजूरी नीति आयोग द्वारा इनको मिल चुकी है, बीएसएफ को। तो यहां पर देखिएगा लिखा है 13 से लेकर 16 फरवरी 2022 तक, 16 से 20 फरवरी 2022 तक, और 15 से 22 फरवरी 2022 तक, 20 से 25 फरवरी 2022 तक। तो आप लोग जरा बताइएगा इसका आयोजन सरकार के द्वारा कब से कब तक की डेट में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो मेरे मित्रों इसका सही जवाब आप लोगों का आया है यहां पर 13 से 16 फरवरी तक
यानी 3 दिवसीय 13 को, 14 को, 15 को, 16 को इसका आयोजन किया जाएगा। 13 को, 14 को, 15 को, 16 को, यानी 4 दिन का ये आयोजन जो है वो राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा कहां आयोजन किया जा रहा है, इसका जैसलमेर में इसका आयोजन किया जा रहा है। चलिए अगले सवाल में देखिए, 13 से लेकर के 16 फरवरी 2022 तक इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला सवाल आपके सामने, 71वीं राष्ट्रीय जूनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया, जिसमें बालक वर्ग में राजस्थान की टीम ने कौन सा पदक अभी हाल ही में हासिल किया। 71वीं राष्ट्रीय जूनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया, जिसमें बालक वर्ग में राजस्थान की टीम ने कौन सा पदक अभी हाल ही में जीता है। तो इसका सही जवाब है स्वर्ण पदक राजस्थान ने जीता है। 71वीं राष्ट्रीय जो जूनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप है, इस चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया, इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया। और हाल ही में एमपी इंदौर का नाम एक तो स्वच्छता के क्षेत्र में आप लोग जानते हैं, स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार पुरस्कृत हो रहा है। इसके अलावा लता मंगेशकर जी का अभी हाल ही में क्या हुआ है, निधन हुआ है। तो इनका जन्म स्थान जो है क्या है, जन्म स्थान जो है वो भी कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश जो है अच्छे व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है, ये आपका इंदौर शहर जो है वो वाला। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में इसका आयोजन हुआ और बालक वर्ग जो है राजस्थान के, उसने इसमें कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जो है वो इसमें हासिल किया है। चलिए यहां पर एक खेल लिखा है जिसका नाम क्या है, बास्केटबॉल, और ये बास्केटबॉल राजस्थान का किस प्रकार का खेल है, तो आप लोग जानते हैं राज्य खेल का दर्जा इसे प्राप्त है, बास्केटबॉल जो है इसको। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। सवाल आपके सामने, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा नेशनल अवार्ड फॉर इनोवेशन एंड गुड प्रैक्टिस इन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने वाली शीला आलोपा जो है, इनका संबंध जो है वो कहां से है आपको बताना है। नेशनल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय जो है इसके द्वारा नेशनल अवार्ड फॉर इनोवेशन एंड गुड प्रैक्टिस इन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ये अभी बताया था 5वां पुरस्कार अभी दिया गया, 5वां पुरस्कार जो है राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया था अभी हाल ही में सुभाष सरकार केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जो है इनके द्वारा विभिन्न स्तरों पर इन पुरस्कारों की घोषणा की गई। उसी में एक पुरस्कार है जिसका नाम है नेशनल अवार्ड फॉर इनोवेशन एंड गुड प्रैक्टिस इन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। शीला आलोपा जो है इनको अभी हाल ही में पुरस्कृत किया गया और इनका संबंध कहां से है, तो जोधपुर से संबंधित है। इनको नए इनोवेशन करने की वजह से ऐसा किया गया है। तो चलिए अगले सवाल पर हम लोग बातचीत करते हैं, और अगला और 15वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस प्रकार का सवाल आपके पेपर में जरूर आने वाला है, और मैं आपको पहले भी 4 याद करा चुका हूं, 4 और नए जो हैं उन बोर्ड के अध्यक्षों के नाम याद कराने की मैं कोशिश करूंगा। पहला है राजीव अरोड़ा जो है, इनको राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम जो है उसका अध्यक्ष बनाया गया। राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम का अध्यक्ष किसको बनाया गया है, राजीव अरोड़ा को बनाया गया है। दूसरा है महादेव सिंह खंडेला को राजस्थान किसान आयोग जो है उसका अध्यक्ष बनाया गया है। ब्रिज किशोर शर्मा को राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। धर्मेंद्र सिंह राठौड़ को राजस्थान पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया। अब इनको याद रखना है, ठीक है। उद्योग लगाएं उसमें रोड़ा ना अटकाएं, पहली बात तो ऐसे याद कर लो। क्या लगाए, उद्योग लगाएं तो उसमें रोड़ा ना अटकाएं, तो आपको राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम जो है इसमें याद रह जाएगा कि राजीव अरोड़ा है। कोई भी आदमी आए उद्योग लगाए राजस्थान में तो इसमें ध्यान रखिएगा उसमें रोड़ा नहीं अटकाना है, तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, राजीव अरोड़ा याद रह जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद है महादेव सिंह खंडेला। महादेव ही किसानों की सहायता कर सकते हैं, सरकारें तो धोखा दे रही है, तो क्या करना है, किसानों की सहायता कौन करेंगे, महादेव करेंगे भैया, किसानों की सहायता महादेव करेंगे। और खादी एवं ग्रामोद्योग जो है वो ब्रिज किशोर जो शर्मा साहब है वो इनको पार करने वाले हैं। ब्रिज किशोर याद कर लीजिएगा, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। धर्मेंद्र सिंह है, वो धर्मेंद्र जो है वो पर्यटन को बढ़ावा देंगे। धर्मेंद्र किसको बढ़ावा देंगे, धर्मेंद्र जो है, सनी देओल, धर्मेंद्र, ये सब जो है वो पर्यटन विकास को बढ़ावा देने वाले हैं।
तो अब जरा आप लोग याद करिए, उद्योग अगर लगाने हैं, लघु उद्योग अगर लगाने हैं तो क्या नहीं करना है, रोड़ा नहीं अटकाना है। इसका मतलब क्या है, राजीव अरोड़ा याद कर लिए, राजीव अरोड़ा याद करिएगा। इसके बाद क्या करना है, किसान जो है, इन किसानों की सहायता कौन करेगा, महादेव करेंगे, महादेव करेंगे। इसके अलावा राजस्थान की खादी कौन खरीदेगा, तो वो ब्रिज किशोर खरीदेगा, ब्रिज किशोर जो है राजस्थान में खादी पर ध्यान देगा। इसके अलावा धर्मेंद्र पर्यटन को बढ़ावा देगा, धर्मेंद्र किसको बढ़ावा देगा, पर्यटन को बढ़ावा देगा, पर्यटन, तो पर्यटन विकास निगम है। तो ये 4 पॉइंट्स जो हैं वो आपको क्या कर लेना है, अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि मैंने आपको 4 पहले पढ़ाए और 4 अब 8 नाम तो टोटल आपको याद हो गए, और आपको ज्यादा याद करने नहीं है, 15 के आसपास सारे याद हो जाए तो बहुत अच्छी है, क्योंकि इसके अलावा जो बच जाएंगे वो परीक्षा के लायक फिर है नहीं। तो मित्रों, आज के 15 सवाल मैंने आपके सामने कंप्लीट कराए हैं। कल से, क्योंकि 2 दिन का अवकाश चला गया, तो उसके बाद रिदम कल से बहुत अच्छी बनेगी इस क्लास की। तो आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करेंगे कल से फिर, और आज की क्लास से लेते हैं विदा। तो पुलवामा में हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 14 फरवरी के आज के इस दिन हम उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, और इस देश को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले उन बहादुर सैनिकों की याद में हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि वो परमपिता परमेश्वर उनको जहां भी कहीं भी हैं उनको शांति प्रदान करे, और इस देश में इसी प्रकार के वीर सपूत लगातार पैदा होते रहें, तभी इस मुल्क की हिफाजत करने वाले लोगों में कभी कमी नहीं आएगी। जहां सर झुकाने वालों में कमी नहीं है, तो वहीं इस देश का मस्तक ऊंचा करने में, इस भारत मां की रक्षा करने वालों की कोई कमी नहीं है इस धरा भूमि पर। तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास से जुड़ने के लिए। कल फिर मिलते हैं, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।